अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, जो बज़ाहिर है तो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, लेकिन इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ वीडियो कमेंट रिगार्डिंग दैट। जॉइन मी ऑन दिस चैनल, ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस, आपको टाइमली मिल सकें। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा शुरू में कि देखने में तो ये बिल्कुल एक छोटा सा बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, लेकिन इसको अब तकरीबन 25 दिन हो गए हैं। और स्पेसिफिकली तो ये दौलत बेग ओल्डी जो एक मुकाम है लार्जर लद्दाख रीजन में, वहाँ पर हिंदुस्तानी मिलिट्री एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनाना चाहती थी जिस पे कि चाइनीज़ मिलिट्री को एहतराज़ है। अब याद रहे कि ये दौलत बेग ओल्डी का जो ब्रिज है जहाँ बनाना चाहते थे, ये कराकोरम हाईवे से, जिसके करीब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो गुजरता है, उससे कोई बहुत दूर नहीं है। चाइनीज़ मिलिट्री ये भी असर्ट करती है कि हिंदुस्तान की मिलिट्री ने गुज़श्ता चंद माह में जो बहुत तेज़ी से सड़कें और एयर स्ट्रिप्स बनाने का लार्जर लद्दाख रीजन में प्रोसेस शुरू किया है, इस प्रोसेस को भी रोकना होगा। यूँ तो गुज़श्ता 48 घंटे पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ इंडियन टॉप मिलिट्री लीडरशिप की और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की जो मीटिंग हुई, उसके बाद यही बात सामने आई कि हिंदुस्तान ने यह फैसला किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नहीं रोकेंगे, हम कोई चाइनीज़ डिमांड्स को इस तरह से नहीं मानेंगे, और ये सरासर जो है ये एक ब्लैकमेल है। चाइनीज़ साइड पे कोई खुल के स्टेटमेंट नहीं आती। चाइनीज़ डिप्लोमेसी और चाइनीज़ ट्रेड क्राफ्ट जो है वो हमेशा साइलेंस में ऑपरेट करती है। हिंदुस्तान के लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज है कि धमकी तो ये लगाई जा रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे किसी सूरत नहीं हटेंगे। अमेरिका के सदर भी कह रहे हैं कि हम मेडिएट करेंगे, और जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी खासी गर्म किस्म की अमरीकी वजारत ख़ारजा की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि चीन बड़ी एग्रेशन कर रहा है और चीन के अज़ाइम जो हैं वो खुल के सामने आ गए हैं एंड सो ऑल। लेकिन सूरत हाल ये है ग्राउंड के ऊपर कि गुज़श्ता 25 दिन से चाइनीज़ PLA जो है वो मसलसल इंडियन टेरिटरी में आहिस्ता आहिस्ता एडवांस कर रही है, और बहुत से मुकामात पे वो 30 से 36 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है। वो अपने ट्रेंचेस भी बना रहे हैं, एंट्रेंच हो रहे हैं, उनका वहाँ से तेज़ी से उठने के और उठ के जाने का कोई मूड नज़र नहीं आता। और हिंदुस्तान की मिलिट्री के अंदर इस किस्म की कोई सख्त जो है, कोई मॉरल अथॉरिटी या कोई ऐसी डिटर्मिनेशन भी नज़र नहीं आ रही इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप में या इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप में कि वो चाइनीज़ को असर्टिवली या एग्रेसिवली कन्फ्रंट करें। अब देयर आर वेरी गुड रीजंस फॉर दिस कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। ये सिचुएशन खासी याद दिलाती है, मिलती जुलती सिचुएशन है जैसी सिचुएशन 1962 में 1962 में लद्दाख रीजन में डेवलप किया, जब इसी किस्म की बॉर्डर मोबिलाइजेशन थी, जब इसी किस्म का डिसएग्रीमेंट था, इसी किस्म की इंटरप्रिटेशन का मसला था, बाउंड्री का, चीज़ों का। और उस वक़्त के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्हें दुनिया एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन समझती थी, उनको बहुत सैगैशियस और बहुत इंटेलिजेंट समझती थी, वो बहुत बड़े मुदब्बर समझे जाते थे, बड़ी किताबों के ऑथर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन मिलिट्री को, नॉर्दर्न कमांड को ये हुक्म दिया कि चाइनीज़ PLA को जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू समझते थे कि ये एक रैगेटैग मलेशिया है, इसको मार पीट के यहाँ से निकाल दें। उसके बाद जो कुछ हुआ, जितनी बुरी तरह से PLA ने इंडियन मिलिट्री की पिटाई की, जिस शिद्दत से इंडियन मिलिट्री वहाँ से मुंह उठा के दौड़ी, उसे इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में, इंडिया की स्ट्रेटेजिक जो नैरेटिव है उसमें हिमालयन डिज़ास्टर या हिमालयन ब्लंडर के नाम से याद किया जाता है। और आज भी उसकी याद से हिंदुस्तान की जो मिलिट्री है या हिंदुस्तान के जो स्ट्रेटेजिक सर्कल्स हैं उनके ऊपर एक खौफ जो है वो तारी हो जाता है, एंड इट इज़ रिमेंबर्ड एज ए शेयर ह्यूमिलिएशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री। अब सूरत हाल ये है कि उसी से मिलती जुलती किस्म की सूरत हाल है, और जो बहुत बड़ा कैच सिचुएशन है इंडिया के लिए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं इस मसले को, इस तस्वीर को हल करने में मैं मेडिएट करने के लिए तैयार हूँ। अगर हिंदुस्तान कंसेशंस करता है चीन को तो भी प्रॉब्लम है, अगर हिंदुस्तान अमेरिका की मदद हासिल करता है इस मसले को ख़त्म करने के लिए तो भी हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है, बिकॉज हिंदुस्तान ने तो अपने आप को सेल किया था एज अ मेजर पावर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 1940 से अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि अल्टीमेटली वेरी सून दुनिया में सिर्फ 4 मेजर पावर्स होंगी, अमेरिका, रूस,
चीन और हिंदुस्तान, और उन्होंने तो यूरोप को, बरतानिया को, जर्मनी, फ्रांस को, या उन्होंने ये एक सोचा ही नहीं था कि यूरोपियन यूनियन भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पे इमर्ज कर सकता है। लेकिन सूरत हाल है कि पंडित नेहरू की उस विजन को कम से कम 80 बरस गुजरने को हैं, क्योंकि वी आर इन 2020। 80 बरस में ये जो विजन था पंडित नेहरू का, जिसे इंडियन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने, या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, या एकेडमिक कम्युनिटी ने बड़ा सीरियसली लिया, वो पूरा नहीं हो रहा। ये भी आयरनी है कि जो कुछ हिंदुस्तान के साथ इस वक्त हो रहा है, जहां चीन ने हिंदुस्तान को गिची से पकड़ लिया है, ये मई के महीने में हो रहा है, जब अब से 22 बरस पहले मई 1998 के अंदर इंडिया की बीजेपी की हुकूमत ने जब अपने न्यूक्लियर 5 टेस्ट धमाके किए थे, तो मकसद उनका ये था कि वो ये कह रहे थे कि हम जो बिग बॉयज़ क्लब है, हम उसका हिस्सा है, हम एक बड़ी पावर है, हम एक बड़ी पावर के तौर पर जो है एक्सेप्ट किया जाए, हम कोई एक रीजनल या सेकेंडरी पावर नहीं है, आप हमें पाकिस्तान वगैरह के साथ जो है ना समझें। अब जो सिचुएशन है, इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड जो है, वो दो इंडियन ओरिजिन एकेडमिक्स में, बहुत ही वेल नोन, बड़े प्रोमिनेंट इंडियन ओरिजिन एकेडमिक्स हैं, प्रोफेसर डॉक्टर समीत गंगुली और डॉक्टर परदेसी। उन्होंने चंद दिन पहले अमेरिका के जरीदे फॉरेन पॉलिसी में ये एनालिसिस दिया, और वो ये कहते हैं कि 1988 में जब उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर जनाब राजीव गांधी और उस वक्त के चाइनीज़ लीडर देंग ज़ियाओपिंग के दरमियान बीजिंग में जो मीटिंग हुई थी इन्हीं डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए, जिसके नतीजे में बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट 1993, बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट 1996 एंड बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट 2005 जो है वो आए। उसके बाद बहुत देर तक अच्छे ताल्लुकात रहे, अच्छे रिलेशनशिप रहे। तो फ़र्क ये पड़ गया है कि उस वक्त इंडिया और चाइना मोर और लेस कंपेरेबल थे। अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी उस वक्त $297 बिलियन की थी, तो चीन की जीडीपी भी $312 बिलियन की थी। अगर हिंदुस्तान का डिफेंस बजट तकरीबन $10 बिलियन का था, तो चीन का डिफेंस बजट भी $11 बिलियन का था। लेकिन अब 32 बरस के बाद सूरत हाल ये है कि जहाँ हिंदुस्तान के पॉलिटिकल स्टैचर में, उसकी इकोनॉमी में, उसके साइज़ कद काट में बहुत इजाफा हुआ है। आज अगर हिंदुस्तान की जीडीपी और इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन $2.7 ट्रिलियन की है, तो चीन की इकोनॉमी और जीडीपी तकरीबन 14 ट्रिलियन का है, 14 ट्रिलियन का है। अगर आज हिंदुस्तान के डिफेंस बजट में 7 गुना इजाफा हो गया है, वो आज 71 बिलियन का है, तो चीन का डिफेंस बजट आज 260 बिलियन से ज़्यादा है। सो चीन ने जितनी तेज़ी से ग्रो किया है, मल्टीप्लाई किया है, उससे हिंदुस्तान और चीन की पैरिटी जो है वो कम नहीं हुई, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। यानी एक ज़्यादा डिस्क्रोनस, एक सिंक्रोनस जो सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है। अब सुमित गंगुली का और परदेसी का ख्याल ये है कि इस वक्त चीन एक बहुत ही असर्टिव और एग्रेसिव मूड में है फॉर वेरियस रीजंस। चीन असर्ट कर सकता है, और चीन की जो असर्टिवनेस और एग्रेशन है, ये जो एग्रेसिव पोस्चर है विज़ इंडिया, ये अब कम नहीं होगा, बल्कि अगले चंद महीनों या बरसों में इसे हम बढ़ते देखेंगे। और एक तरह से सुमित गंगुली और परदेसी ने फॉरेन पॉलिसी के स्पीच के ज़रिए अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से एक तरह से एक रिक्वेस्ट डाली है, इल्तजा की है कि भाई खुदा के लिए इसमें आप इंटरवीन करें, वेस्ट को, अमेरिका को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, हिंदुस्तान को इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बेल आउट करना चाहिए, निकालना चाहिए। और ये नज़र आ रहा है कि वो प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ऑफर कर चुके हैं कि मैं मीडिएट करके इसका हल निकाल सकता हूँ, निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस जो है अमेरिका का, वज़ारत ख़ारजा भी बड़ा गरज बरस रहा है कि चीन जो है वो बहुत एग्रेशन कर रहा है, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। अब प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान के लिए तो बहुत बड़ा डिलेमा है। डिलेमा इसलिए है कि अगर हिंदुस्तान वैसे तो कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और अपनी जो हम जो एक स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, या जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम बनाते रहेंगे, लेकिन तमाम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को लगता यही है कि दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हिंदुस्तान डायरेक्ट कंसेशंस करेगा टू चाइना, नेगोशिएट करेगा और चीन की बात मानेगा और इस सूरत हाल से अपने आप को निकालेगा, या ये है कि अमेरिका एग्रेसिवली इंटरवीन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया और इंडिया को बेल आउट करेगा। लेकिन दोनों सूरतों में हिंदुस्तान ने जो इतना एक बहुत बड़ा अपना एक इमेज बनाया हुआ है, बहुत बड़ी ताकत का, एक बहुत बड़े यानी ग्लोबल पावर का जो इमेज बनाया हुआ है, जिसे अमेरिका और मगरबी मीडिया ने जिसमें बड़ा इन्वेस्ट किया है, जो ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान
हिंदुस्तान एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक जाइंट के तौर पे इमर्ज करे, वो चीज़ यहाँ टूटते हुए, कमज़ोर होते हुए नज़र आती है। गुज़श्ता बरस जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन से पहले अपने हिसाब से बड़ा मसल एक्सर्ट करने की कोशिश की, बालाकोट में उन्होंने स्ट्राइक की और वहाँ पे उन्होंने गुज़श्ता 20 बरस का जो न्यूक्लियर पैरिटी पैराडाइम था उसको उन्होंने वीकन करने की, अपसेट करके एक नया स्ट्रेटेजिक पैराडाइम इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो दुनिया ने देखा कि उनको मुंह की खानी पड़ी, उनको शदीद ह्यूमिलेशन हुई अभिनंदन की शक्ल में। और ये और बात है कि हिंदुस्तान के मासूम अवाम को हिंदुस्तान की मीडिया से उन्होंने बेवकूफ़ बना लिया और उनको बताया कि कोई बहुत बड़ी उन्होंने बड़ी कार्रवाई कर ली है, बेचारों ने उन्हें सेल कर लिया उसको। लेकिन दुनिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, जो वाशिंगटन में बैठी है, जो लंदन में बैठी है, जो ब्रसल्स में बैठी है, जो जर्मन्स हैं, जो फ्रेंच हैं, जो चाइनीज़ हैं, जो रशियंस हैं, उन सब ने देखा कि हिंदुस्तान की मिलिट्री मशीन जिस पे बहुत इन्वेस्टमेंट की गई है, जिसकी बहुत मदद की गई है, जिसको बड़े स्ट्रेटेजिकली अलाइन करने की कोशिश की गई है, उसकी जो एबिलिटी टू डिलीवर है, उसकी जो कॉम्पिटेंस है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो उस किस्म की नहीं है जिस किस्म की तवक्कुआत थी। अब एक बार फिर पिछले साल पाकिस्तान के हाथों में हिंदुस्तान की मिलिट्री मशीन को हज़मियत का सामना करना पड़ा है, एम्बैरेसमेंट हुई है। तो अब चीन ने हिंदुस्तान को गिच्ची से पकड़ लिया है। ये सिचुएशन एक ऐसे मौके पर भी डेवलप कर रही है जब अमेरिका और चीन के दरमियान में भी कम से कम 3 पॉइंट्स पे बहुत टेंशन है। एक हांगकांग है, दूसरा साउथ चाइना सी है और तीसरा तो सो कॉल्ड वुहान वायरस है। हांगकांग में गुज़श्ता कई बरस से अमेरिका और बरतानिया और यूरोपियन ताकतें जो हैं वो फटा कर रही हैं। वहाँ पे जानबूझ के एक शोरश की और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा की जा रही है, विच इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ द स्पिरिट इन विच हांगकांग वाज रिटर्न बैक टू चाइना इन 1997-98 और उसकी वो क्लियर वायलेशन है। वहाँ पर एक हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अभी अब फैसला किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हांगकांग का जो इंडिपेंडेंट ट्रेड ऑटोनोमस स्टेटस है उसको भी ख़त्म किया जाए ताकि चीन पर मज़ीद प्रेशर पड़े। लेकिन साउथ चाइना सी की टेंशन्स भी चल रही हैं, लेकिन ख़ास करके द सो कॉल्ड वुहान वायरस और वायरस की ओरिजिन जो पेंडेमिक है उस कोविड-19 का, उसकी ओरिजिन के हवाले से जो मसलसल अमरीकी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने कहा था कि ये टेंशन्स आप देखेंगे कि ये टेंशन से बढ़ेंगी अमरीका और चीन के दरमियान। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके सेक्रेटरी डिफेंस और बहुत से सैनिटर्स की तरफ से या अमरीकन मीडिया की तरफ से जो बार बार वायरस के बारे में इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ये कहा जाता है कि हमें बताया जाए इसका ओरिजिन वगैरह सारा कुछ, वुहान वायरल इंस्टीट्यूट की लेबॉर्ट्रीज की जो खप है उससे चीनी लीडरशिप जो है वो खासी नाला है, भरम है, गुस्से का वो खुल्लम खुला इजहार कर रहे हैं। चंद दिन पहले ही चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने जब कम्युनिस्ट पार्टी का एनुअल मीटिंग हो रही थी उसके दरमियान में उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की, तो उसमें उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में एक पॉलिटिकल वायरस है जो दुनिया के हालात ख़राब कर रहा है और दुनिया को एक न्यू कोल्ड वॉर की तरफ ले जा रहा है। मेरा ख्याल ये है कि अगले चंद दिनों में जो रेजोल्यूशन होगा, या तो हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी को अपने पेडेस्टल से नीचे उतर के डायरेक्ट कंसेशंस करनी होंगी चीन को, या फिर ये कि अमेरिका एग्रेसिव डिप्लोमेसी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। दोनों सूरतों में जो एक ग्रेट पावर का ख्वाब था हिंदुस्तान का, वो यहाँ पे खासा कमज़ोर होता हमें नज़र आ रहा है। सो मच टुडे। मुझे ज्वाइन कीजिए इस चैनल में और बेल आइकन पे भी क्लिक करें फॉर अर्लीस्ट पॉसिबल गेटिंग अ नोटिफिकेशन। लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टे इन टच। थैंक यू।